हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी और कर रहे होंगे आप। ठीक है। और आप जानते हैं जैसा कि आपके पास टाइम बहुत कम है, आपके एग्जाम नजदीक ही आ चुके हैं। मई 10 मई और 15 मई के बीच में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए अभी आपके पास टाइम कम है, तो पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दीजिए। अदरवाइज क्या होगा, फिर बोलेंगे सर पता नहीं, हमने कुछ पढ़ा नहीं है, वो नहीं किया। तो इसलिए अभी आपके पास टाइम है, जितना भी है अभी से स्टार्ट करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो आज हम जो एक स्टूडेंट AKTU के बीटेक के जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और जिनके पास इंजीनियरिंग मैथ 2 है, और सब जानते हैं कि फर्स्ट ईयर में मैथ 2 कब होता है, इवन सेमेस्टर में होता है, मतलब सेमेस्टर नंबर 2 में होता है। ठीक है। उसके अंदर हम इंजीनियरिंग मैथ 2 और यूनिट 1 का स्टूडेंट, ये लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 7 तक हमने सभी वीडियो अपलोड कर दी हैं। अगर वो वहां से जाके आपने नहीं देखी है तो वो वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। ये लेक्चर नंबर 8 है और लेक्चर नंबर 8 में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं सिमिल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पहला मतलब यूनिट 1 का एक टॉपिक्स है। उसके अंदर इसमें से एक या दो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आते हैं, पक्का आएंगे आपके एग्जाम में। दो क्वेश्चन तो 110% इस टॉपिक से आते हैं। ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो ध्यान से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को, प्यारे से लेक्चर को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल है। क्या नाम है चैनल का? बीटेक पॉली बाय AK। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, तो इन सभी के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम में मिलेंगे, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हेडिंग लगा ली। क्या हेडिंग? सिमिल्टेनियस लीनियर PDE डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये हमने स्टूडेंट सबसे पहले आपको पढ़ाया था। लीनियर मतलब जिसकी पावर क्या हो 1 होती है, उसको हम लीनियर बोलते हैं। अब यहां पर क्या लिखा है? इफ 2 और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल आर फंक्शन। अगर आपके पास दो फंक्शन हैं, क्या है? दो या फिर दो से ज्यादा क्या है आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे सपोज x हुआ, एक y हुआ, या फिर हम मानते हैं z भी हुआ। तो यहां से दो से ज्यादा वेरिएबल, दो तो होने ही चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है ना। आर द फंक्शन ऑफ सिंगल इंडिपेंडेंट। तो वो किस पर डिपेंडेंट होने चाहिए? एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर होने चाहिए। क्या मतलब कि सपोज मैं मानता हूं ये आपके पास dx/dt है, ठीक है, और यहां पर प्लस मैं मान लेता हूं dy/dt है। तो आप देखिए इसमें ये जो t है और ये जो t है, t यहां पर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और यहां पर x और y यहां पर आपके पास क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। द इक्वेशन विच कंसिस्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ सच ए वेरिएबल आर कॉल्ड सिमिल्टेनियसली इक्वेशन। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी। इक्वेशन के अंदर यहां पर t1 भी हो सकता है, सपोज कैपिटल T हो सकता है, साइन थीटा हो सकता है, कोस थीटा हो सकता है, e की पावर x हो सकता है, 0 हो सकता है, एंड सो ऑन। कुछ भी हो सकता है इसकी राइट हैंड साइड में। इज दैट क्लियर? जैसा मैंने यहां पर लिख रखा है, क्या है? लेट x y द डिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने यहां पर क्या बोला था? ये जो x है और ये जो y है, यहां पर ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और यहां पर ये जो t लिखा हुआ है, स्मॉल t बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पर ये जो t है, स्मॉल t, ये जो t नीचे लिखा है, ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बात क्लियर? इतना समझ में आया ना सभी को कि हाँ सर इतना तो हमारी समझ में आ चुका है। क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्या डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये हम बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। ये जो यहां पर स्टूडेंट लिखी गई है, ये आपके पास सिमिल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे यहां पर मैंने मान लिया एक x है और दूसरा y है और ये आपके पास t1 है। सेम ऐसे ही दूसरी इक्वेशन भी हो सकती है। मैंने यहां पर phi1 लिया है, phi2 है, इसको हम क्या बोलते हैं? phi बोलते हैं। ठीक है। कुछ भी हो सकता है। यहां पर इज इक्वल टू T2 आपके पास क्या है? यहां पर टाइम,
T2 यहां पर क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में हम अपनी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, बस वो है। यहां पर जैसा मैंने आपको लिखा है, ये जो आप देखेंगे कैपिटल जो D है वो D यहां पर क्या है, d/dt। यदि आप हमारे प्रीवियस लेक्चर फॉलो कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये D जो है वो D क्या है, ऑपरेटर है। इसको हम जहां पर भी d/dt लिखा होता है उसकी जगह हम कैपिटल D लिख देते हैं, या फिर जहां पर D लिखा होता है उसकी जगह हम d/dt लिख देते हैं। एंड ठीक है ना, आप जानते होंगे। और यहां पर जो आपके पास T1 और T2 है ये आपके पास क्या है, फंक्शन ऑफ स्मॉल t है। यहां पर ये जो कैपिटल T1 और T2 लिखा है ये आपके पास क्या है, फंक्शन ऑफ t, ठीक है, स्मॉल टी के। अब यहां पर सर बात तो समझ में आ गई थ्योरी की। अगर आपके पास 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है सिमिल्टेनियसली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तब आपको ये बता के आना है, ठीक है, ये लिख के आने हैं, ठीक है। अगर अब क्वेश्चन आता है, यहां से बेसिकली क्या आता है, क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन को करने का तरीका, सॉल्व कैसे करें, क्या स्टेप होने वाले हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने लिख रखा है स्टेप टू सॉल्व इक्वेशन। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन को आप किसमें कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, ये जो आपके पास यहां पर लिखी गई है ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर जैसे ही आपके पास इक्वेशन दी जाएंगी दोनों इक्वेशन में आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है सर, एलिमिनेशन क्या होता है ये हमें बता दीजिए। अगर आपको क्लास 10th में 2 मेथड पढ़ाए जाते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाया जाता है, एक एलिमिनेशन पढ़ाया जाता है, एक क्रॉस कुछ करके पढ़ाया जाता है, आई थिंक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट हाँ 3 मेथड आपको पढ़ाए जाते हैं। लेकिन एलिमिनेशन में मेथड आपको बताता हूं क्या है। सपोज ये x + y = 5 है, ये आपके पास पहली इक्वेशन है। पहली इक्वेशन ये आपके पास दे रखी होती है। अगर कोई इक्वेशन आपके पास 2x + 3y = 6 है, ये आपके पास है, ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन होती है। दोनों इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, ठीक है। अगर यहां पर एलिमिनेशन आपको मेथड लगाना होता है तो हमें स्टूडेंट क्या करना होता है, या तो x का कोफिशिएंट, सॉरी या तो y का कोफिशिएंट यहां पर क्या है, 3 है, यहां पर क्या है 3 और यहां पर 1 है, या फिर आप x का कोफिशिएंट यहां पर क्या है, 2 है, यहां पर क्या है 1। इनमें से आप किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करेंगे, चाहे पूरी इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई करें, चाहे तो यहां से आप डिवाइड भी कर सकते हैं सेकंड वाली इक्वेशन में। सपोज मैं क्या करता हूं, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं इन इक्वेशन 1 में। जैसे आप 2 से पहली वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कितना होगा, 2x होगा या नहीं, कि सर बिल्कुल सही। उसके बाद 2y होगा और 5 दूनी कितने होते हैं, 10। तो ये आपके पास थर्ड इक्वेशन नई बन के रेडी हो जाएगी जब आपने 2 से मल्टीप्लाई की है। क्लियर है। अब उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को आप देखिए, यहां पर x का कोफिशिएंट 2, यहां पर भी x का कोफिशिएंट 2, दोनों सेम है। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, क्या कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो क्या इस 2x से ये 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, कि सर बिल्कुल हो जाएगा। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, y = -4, y = -4। तो यहां पर y की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर इसको क्या कर देते हैं हम, पुट इन जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है या फिर इक्वेशन नंबर 3 में, जिसमें भी आप पुट करेंगे तो वहां से आपके पास x की वैल्यू निकल के आ जाती है। यही आपके पास क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है। ठीक है ना स्टूडेंट, ये मैंने उन स्टूडेंट को बताया है जिनको नहीं पता है कि एलिमिनेशन क्या होता है। अगर जिन स्टूडेंट को पता है कि हाँ सर हमें एलिमिनेशन मेथड पता है, बताइए मत ना, तो वो आगे आप स्किप कर सकते हैं। देन उसके बाद स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद यहां पर हम करते हैं क्या है, कैलकुलेट CF कैलकुलेट करते हैं। CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI मतलब पार्टिकुलर इंटीग्रल। CF फाइंड आउट करेंगे एंड PI फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने
प्रीवियस मेथड में हमने फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 तक हमने CF प्लस PI ही निकाला है, तो वो आप लेक्चर देख सकते हैं हमारे पीछे से। देन उसके बाद स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, राइट फाइनल आंसर। अब फाइनल आंसर क्या होता है कि जो भी x की टर्म में जो होगा या फिर y की टर्म में जो भी होगा आंसर, उसको हम यहां पर लिख देंगे। अभी ये आपके पास 4 स्टेप हैं। जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो वहां से सभी जो डाउट आपके अंदर आ रहे हैं कि सर पता नहीं कैसे क्या करना है, सब कुछ वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए। आप कॉपी पेन निकालिए और बिल्कुल ध्यान से केयरफुली मुझ पर विश्वास रखते हुए मैं गारंटी लेता हूं, यदि आप मेरे जो मैं क्वेश्चन यहां पर कराता जाऊं उन क्वेश्चन को आप करेंगे तो गारंटी है कि उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना, कोई भी गारंटी नहीं लेता है, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। स्टूडेंट, जो क्वेश्चन मैं यहां पर करा रहा हूं उनको बस आप रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए। गारंटी अगर मैथ का पेपर इन क्वेश्चन से बाहर चला जाए। ठीक है, हाँ मैं तब भी बोलता हूं, जैसा मैंने मैथ 1 में कहा था ऐसे ही मैं मैथ 2 में बोल रहा हूं कि डिजिट चेंज हो सकती है बट क्वेश्चन को करने का तरीका सेम रहता है। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपने लिख लिया। यहां पर आप देखिए कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर हम क्वेश्चन को पहचाने कैसे कि सर इसमें ये मेथड अप्लाई होगा। तो यहां पर आप देखिए सिमिल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपको दिखाई जाएगा, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा। तो वहां से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, पकड़ना है। और जैसे ही इस क्वेश्चन को यहां पर कहीं पर भी आपको सिमिल्टेनियसली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखे तो बिल्कुल समझिए कि हाँ सर जो सर ने कराया है उसी स्टेप से ये क्वेश्चन होगा। चलिए करें, स्टार्ट करें। लिख लिया, ओके। तो यहां पर आपके पास 2 इक्वेशन दे रखी हैं, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। और कहीं पर भी आपके पास t यहां पर आएगा, x की टर्म में t आएगा या फिर y की टर्म में t आएगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी। वो हमारा लास्ट स्टेप है। ठीक है ना, वो हमारा लास्ट स्टेप है। तो सबसे पहले यहां पर आप देखिए कि सर सबसे पहले यहां पर आपके पास 2 इक्वेशन दे रखी हैं, तो सर ये हमें स्टैंडर्ड की फॉर्म में नहीं दे रखी है। अब स्टैंडर्ड की फॉर्म में आपको बनानी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक आप स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बनाएंगे तब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब डी की फॉर्म में आपको बनाना है। तो आप जानते हैं कि ये मैंने यहां पर लिख ली कि इक्वेशन नंबर ये 1 है आपके पास और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दोनों इक्वेशन मैंने यहां पर लिख लिए। क्या किसी को कोई एक ढेले की प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हम यहां पर क्या करें, देखिए यहां पर ये x है और यहां पर ये y है, इसको छोड़कर तो dx अपॉन डी डी अपॉन dt, तो d अपॉन dt की जगह हम क्या पुट करते हैं सर, कैपिटल D पुट करते हैं। तो वहां पर आप क्या पुट कर देंगे, कैपिटल D पुट कर देंगे। पुट कर दिया कि हाँ सर हमने पुट कर दिया है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर भी हमने पहली इक्वेशन में D पुट किया और सेकंड इक्वेशन में भी D पुट किया। अगर आपको पहली इक्वेशन मतलब ये वाली जो इक्वेशन है जिस पर मैं उंगली दिखा रहा हूं, तो वहां पर आप देखिए कि सर यहां पर भी x है और यहां पर भी x है। क्या सर हम x कॉमन ले सकते हैं? कि बिल्कुल सर x कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही आप यहां से x कॉमन लेंगे तो d प्लस 1 बचेगा। x मैंने पीछे लिख लिया, माइनस के 2y इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर कौन सी है? ये 3 इक्वेशन है। क्लियर यहां तक कि हाँ सर बिल्कुल एकदम क्लियर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर मैंने x का वेरिएबल लिखा है, यहां पर क्या आपके पास x बीच में है, तो क्या मैं इसको पहले x लिख सकता हूं? कि बिल्कुल सर कोई फर्क इक्वेशन पर नहीं पड़ेगा। वो क्यों लिखा है? क्योंकि यहां पर देखिए दूसरी टर्म यहां पर क्या है, दूसरे नंबर पर y है, तो y को हमने एक तरफ लिख लिया है। तो यहां पर आप देखिए dy और यहां पर प्लस के 4y है। क्या सर हम y कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहां पर हमने y कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू में 0 और ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई है? 4 इक्वेशन बन गई। अगर आपको ध्यान हो, क्या ध्यान हो कि अगर आपको ध्यान हो एलिमिनेशन नंबर, अब देखिए ये जो इक्वेशन है ये हमने कन्वर्ट कर ली है किसमें? स्टैंडर्ड की फॉर्म में। जब आपने ये स्टैंडर्ड की फॉर्म में कन्वर्ट कर ली तो अब आपको कौन सा स्टेप करना है? स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 आपके पास क्या था? अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड यहां पर आपको क्या करना है? अप्लाई करना है। तो जैसे ही आप एलिमिनेशन, सॉरी फॉर बैकग्राउंड डिस्टर्ब, ठीक है ना, थोड़ा आप मैनेज कर लीजिए क्योंकि साइड में ही थोड़ा रास्ता है तो इस वजह से
बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रही होगी, ठीक है ना, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूं भाई आपसे। तो यहां पर आपने इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 दोनों इक्वेशन बना ली। तो अब यहां पर आप क्या कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? एलिमिनेशन मेथड। जब आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो आप यहां पर कौन सा वेरिएबल को, सर मैं डिलीट करना चाहता हूं y वेरिएबल को, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर 2y है, यहां पर y, तो क्या करूं मैं इसमें d+4 से इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में मल्टीप्लाई कर देता हूं और इक्वेशन नंबर 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? इक्वल। तो यहां पर मैंने यही लिखा है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 d+4 से हमने इक्वेशन नंबर 3 में मल्टीप्लाई करी है और उसके बाद जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई करी है। जब हमने दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दी तो देन उसके बाद हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो यहां पर मैंने दोनों इक्वेशन से y का जो भी कोफिशिएंट था, y से y कैंसिल आउट, y का कोफिशिएंट कैंसिल आउट, बचा आपके पास क्या? ये टर्म आपके पास बच जाती है। तो d+1 d+4 और यहां पर 2x आपके पास, भाई ये भी तो आपके पास आएगा प्लस के 2x, तो प्लस के 2x ये हमने लिख लिया इज इक्वल टू में 0। अब क्या करें? यहां पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, d+1 d+4 की। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा। तो मल्टीप्लाई करनी तो आपको आती होगी, मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। अगर किसी को नहीं आती है तो वो सीख ले भाई, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे कि सर हमें मल्टीप्लाई करनी नहीं आती है, मल्टीप्लाई करनी बता दें, ठीक है ना। कैसे करते हैं मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूं कि यहां पर d की मल्टीप्लाई d में करेंगे तो d स्क्वायर, d की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4d, 1 की मल्टीप्लाई d में करेंगे तो d, 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4। देन उसके बाद यहां पर x प्लस 2x। देन उसके बाद यहां पर हम क्या करते हैं? 4 और 1 5, 5d प्लस के यहां पर क्या हो गया? देखिए जब आप इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करके ले जाएंगे तो यहां पर ये आपके पास क्या आएगा? 4x और ये आपके पास कितना आएगा? 2x। तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6, मतलब x कॉमन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, तो डायरेक्ट मैंने यहां पर x बाहर लिख दिया है। बात क्लियर है ना भाई? इसको मैं इसके अंदर लिख लूं और x को बाहर लिख लूं, बात तो सेम ही है ना। अरे भाई ये आपके पास क्या है? 4 है और ये आपके पास क्या है? 2x है। भाई इसमें भी तो x है, क्या मैं इसको इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर नहीं लिख सकता? और लिखने के बाद में इस x को, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, तो x को बाहर लिख लिया एक बार। उसके बाद 2 ही तो बचेगा और 4 और 2 कितने हो गए? 6। ये आपके पास आ जाती है। तो अगर आपको ध्यान हो तो ये जो टर्म है, ये जो इक्वेशन आपके पास आई है, ये ऐसी वाली इक्वेशन है जैसे हमने अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है जिसके हम CF कैलकुलेट करते हैं। आपने पढ़ा है ना, सेम ऐसे ही अब आपको क्या करना है? यहां पर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो आप जानते हैं d इज इक्वल टू m पुट करना है। d की जगह क्या पुट करना है? m पुट करना है। और जहां पर x है, ये आपके पास x है, तो इस x की जगह आपको पुट क्या करना है? 1 पुट आपको करना है। जैसे ही आप पुट कर देंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन के रेडी हो जाएगी। जब ऑक्सिलरी इक्वेशन रेडी हो जाएगी तो आप जानते ही हैं फैक्टर रूट कैसे निकालते हैं। तो फैक्टर रूट्स आप अप्लाई करेंगे तो यू विल बी कैलकुलेट इजीली। मैंने पहले ही बता रखा, अपने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी फिर ये। देन उसके बाद यहां पर m की वैल्यू 2 और माइनस के 2 और माइनस के 3 आपके पास आ जाती है। तो ये m की वैल्यू आपके पास आ गई। जब m की वैल्यू आ जाती है तो CF, भाई यहां पर रूट कैसे हैं? रूट सर डिस्टिंक्ट हैं और रियल हैं। जब रूट्स डिस्टिंक्ट और रियल होते हैं तब CF को फॉर्मूला होता है, ये आपके पास होता है फॉर्मूला, वो हमने पहले ही बता रखे हैं, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो यहां पर हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग CF निकाल लिया। और आप जानते हैं यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर PI, ये जो PI बराबर में क्या है? 0। तो PI की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि कोई फंक्शन नहीं है। तो PI बराबर यहां पर क्या है? 0। तो x इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो PI की वैल्यू 0, तो x इज इक्वल टू CF, जो CF की वैल्यू है तो वो x बराबर में आ जाएगा। तो ये तो x की वैल्यू आई है यहां से, ठीक है। अगर अब हमें क्या निकालना हो? y निकालना हो। तो इसको मैं क्या कर देता हूं स्टूडेंट? डिफरेंशिएट कर देता हूं। क्या करता हूं? डिफरेंशिएट। जैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो dx
अपॉन डी टी इज इक्वल टू e की पावर माइनस के 2t है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x होता है। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस के 2, तो माइनस के 2 c1 e की पावर x सेम है। क्लियर है ना सभी को? देन भाई देखो ये आपके पास सपोज मैं मानता हूं e की पावर 3x होता, तो e की पावर, इसको मैं x ट्रीट कर रहा हूं अभी x, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, बट x की जगह तो 3x है भाई, x की जगह क्या है 3x, और 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3 होगा, तो यहां पर माइनस के 2 है, माइनस के 2t है, तो t का तो डेरिवेटिव 1 हो गया ना, तो माइनस 2 ही तो बचा, माइनस 2 मैंने यहां पर लिखा है। सेम ऐसे ही यहां पर आपको करना है, इसका डेरिवेटिव आप कर देंगे। अगर आपको इक्वेशन नंबर 1 ध्यान हो, इक्वेशन नंबर 1 कौन सी साइड में आप देखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 है, तो यहां पर dx अपॉन dt की, और ये भी आप देखेंगे dx अपॉन dt की, तो यहां पर आप y की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू भी आपको पता है, यहां पर y की वैल्यू आपको निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू कैसे, तो y को एक तरफ रखेंगे, बाकी टर्म को दूसरी तरफ भेजेंगे, तो y को हमने एक तरफ रखा और बाकी टर्म को हमने दूसरी तरफ भेज दिया है। ठीक है, ये 2y इज इक्वल टू dx अपॉन dt प्लस के x। देन उसके बाद dx अपॉन dt की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ये वाली आपके पास वैल्यू है। देन यहां पर अब आपको करना क्या है, x की वैल्यू ये रही हमारे पास, जो आप जानते हैं क्या, c1 e टू द पावर 2t प्लस c2 e की पावर माइनस के 3t, तो ये वैल्यू हमने यहां पर लिख ली। जब आप वैल्यू को लिख लेंगे देन उसके बाद यहां पर आप करेंगे क्या, यहां पर आप देखिए जो रेड पेन से हैं, तो ये माइनस के 2 c1 e की पावर माइनस के 2t, और ये प्लस के हैं, तो प्लस का 1 है, ये माइनस के 2 हैं, तो माइनस का 1 बचेगा। देन यहां पर माइनस के 3 और प्लस के 1 है, तो माइनस के 2 बचेगा। इस 2 को नीचे ले आएंगे, तो जैसे ही आप नीचे ले आएंगे तो 2 से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे, तो ये डिवाइड इस 2 से, ये जो नीचे 2 आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 यहां पर आपके पास 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद यहां पर भी y वैल्यू, यहां पर हमने y की टर्म में निकाल लिया और यहां पर हमने x की टर्म में निकाल लिया, दोनों निकाल लिए कि हां सर बिल्कुल। अब क्वेश्चन अगर ध्यान से आपने पढ़ा हो कि जहां पर t आएगा, जहां पर क्या आएगा t x इज इक्वल टू 0, तो x 0 की जगह क्या रखना है 1, y 0 की जगह 1। तो यहां पर आप देखिए पहली इक्वेशन ये जो आपके पास है, ये वाली जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू x की जगह क्या रखना है 1, x की जगह क्या रखना है 1, और t की जगह आपको क्या रखना है 0। तो भाई आप ऊपर से देख लेंगे एक बार, तो e की पावर 0 प्लस 2 e की पावर 0, और e की पावर 0 का मतलब होता है 1। ठीक है, तो यहां पर c1 प्लस c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इक्वेशन नंबर 5। सेम ऐसे ही इसमें रखेंगे आप y बराबर 1, तो c1 e की पावर ये t की जगह 0 रखेंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 e की पावर 0 माइनस के c2 e की पावर 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा ये इक्वेशन नंबर 6। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से c1 और c2 को एलिमिनेशन मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड जैसे आप अप्लाई करेंगे तो c1 और c2 की वैल्यू आप निकाल लेंगे। ठीक है, c1 और c2 की वैल्यू आप निकाल लेंगे। c1 और c2 की वैल्यू मैंने यहां पर निकाल ली है, और उसके बाद आप जानते ही हैं x इज इक्वल टू जो c1 और c2, भाई ये आपके पास x बराबर आया था, यहां पर x c1 की जो भी वैल्यू आई है और c2 की जो भी वैल्यू आई है इसमें पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। सेम ऐसे ही जो आपने y की वैल्यू निकाली है, ऐसे ही c1 की वैल्यू और c2 की वैल्यू, वो आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन थोड़ा स्टूडेंट लेंथी था, ठीक है, क्योंकि आपको समझाने में टाइम लगा है, इस वजह से बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, स्टेप सभी इजी हैं अगर समझ में आ गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद और कोई किसी का कोई स्टूडेंट का कोई डाउट बचता है तो वो हम क्वेश्चन नंबर 2 से सभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया आपने कि सर लिख लिया, करें स्टार्ट करें कि हाँ सर बिल्कुल करें। देन उसके बाद यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, सेम ऐसे ही वही स्टेप आपको फॉलो करने हैं जो अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1 में फॉलो करते आए हुए हैं। ठीक है ना, करें स्टार्ट।
लिख लिया कि पहले आप खुद से प्रैक्टिस करिए, जहां तक भी आपसे होता है वहां तक करिए, ठीक है। जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, जब आपके खुद के अंदर हाँ ये लगेगा कि हाँ हमने खुद से प्रैक्टिस किया है, तो एकदम कॉन्फिडेंस अंदर से एकदम आएगा कि हाँ सर एकदम मजा आ गया आज के लेक्चर में, ठीक है ना। तो यहां से आपके मैं गारंटी लेता हूं 7 नंबर पक्के होकर जाएंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 7 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहां पर आप देखेंगे dx अपॉन dt इज इक्वल टू दूसरी तरफ है, इज इक्वल टू दूसरी तरफ लिखा है। तो ये जो टर्म है इस साइड और ये जो टर्म है इस साइड, सभी को एक साइड हम ले आएंगे। तो सभी को हमने यहां पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में लिख लिया है। सभी टर्म को, जो प्लस की है वो माइनस में आ जाएगी, जो माइनस की है वो प्लस में आपके पास आ जाएगी। तो दोनों इक्वेशन हमने लिख ली। और सेम ऐसे ही जहां पर आप देखेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, d अपॉन dt की जगह क्या पुट करेंगे, कैपिटल D। जैसे ही आप d पुट कर देंगे तो ये आपके पास, तो यहां से आप क्या ले लेंगे, x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन d माइनस 3, इक्वेशन नंबर 3 आपके पास आ जाएगा। सेम ऐसे ही यहां पर इस वाली इक्वेशन में d अपॉन dt की जगह आप कैपिटल D पुट करेंगे, तो dy माइनस के 5x माइनस के 5x और dy, क्योंकि y वाली टर्म है तो ये माइनस के 5x पहले लिख लिया क्योंकि इसके अकॉर्डिंग, देन उसके बाद d माइनस के 3y हमने कॉमन ले लिया, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर जो भी आपको बढ़िया, जो भी आपको ठीक लगे कि सर हमें ये y वेरिएबल नहीं कट करना है, x कट करना है, तो आप x के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। मैंने यहाँ पर y ही लिया है, y को ही डिलीट किया है, y के वेरिएबल को ही डिलीट किया, मतलब y वेरिएबल को ही डिलीट किया विद द कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीप्लाई, जो भी जिसके टर्म है। जैसे यहां पर आपके पास क्या है, मैं y को कर रहा हूं, तो ये आप देखिए इक्वेशन नंबर 4 है और इक्वेशन नंबर 3, तो यहां पर 2y है, यहां पर क्या है d माइनस के 3, तो d माइनस के 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, और उसके बाद यहां पर 2 है तो यहां पर भी 2 करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, देन उसके बाद ऐड कर देंगे जैसे हमने प्रीवियस वाले में किया, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपके पास बच जाती है, तो d माइनस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस के 10x और इज इक्वल टू में क्या है 0, क्योंकि ये टर्म तो क्या हो गई 0। बहुत से स्टूडेंट ये सोचेंगे कि सर ये 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। जैसे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद ये टर्म आपके पास आ जाएगी, ये माइनस के 10x है, तो माइनस के 10 अंदर चला जाएगा तो x बचेगा। सेम ऐसे ये आपके पास क्या बन गया, ऑक्सिलरी, ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है, ठीक है, कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। जब आप इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे आप ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो d की जगह आप m पुट करते हैं, बहुत से टीचर्स d की जगह d ही पुट रहने देते हैं, वो आपकी चॉइस है, क्योंकि मैंने जहां पर भी इससे पहले वाले लेक्चरों में मैंने d इज इक्वल टू 1 पुट किया, सॉरी d की जगह मैंने m पुट करवाया है और x की जगह या फिर y की जगह 1 पुट करवाया, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। देन जैसे आप पुट कर देंगे तो ये आपके पास इक्वेशन हो जाती है। अब यहां पर ये जो इक्वेशन है, ये एक ऐसी इक्वेशन है, इस इक्वेशन के आपके रूट्स नहीं होते हैं। जब किसी भी ऐसी इक्वेशन के रूट्स नहीं होते हैं, तब स्टूडेंट हम वहां पर क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, श्री धनाचार्य फॉर्मूला, जिसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के नेम से भी जानते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको क्लास 10th में सिखाया जाता है, तो वो वहां से क्या, यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा हुआ है, जैसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सभी वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये आपके पास m की वैल्यू आ जाएंगी। जब आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग m की वैल्यू आ जाती है, तब मैंने आपको बताया गया है कि जब आपके पास रूट्स क्या हो, इमेजिनरी क्या हो, रूट्स क्या हो आपके पास डिस्टिंक्ट हो, रूट्स आपके पास डिस्टिंक्ट हो और इमेजिनरी हो, तब आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, CF के लिए। तो CF के लिए ये फॉर्मूला होता है, तो यहां पर अल्फा की वैल्यू 3 है, तो अल्फा की वैल्यू 3, और यहां पर ये जो आपके पास रूट 10 है, ये बीटा की वैल्यू होती है, तो जहां पर बीटा लिखा हुआ है वहां पर आप रूट 10 मतलब बीटा की जगह 10 पुट करेंगे, और जहां पर आपके पास अल्फा लिखा हुआ है उसकी जगह 3 पुट करेंगे, तो ये आपके पास आ जाता है। और यहां पर आप देखेंगे तो इस इक्वेशन के
इस साइड में या फिर जो डी वाली टर्म है उसकी साइड में इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड में जीरो है। जब जीरो होती है तो पी आई कैलकुलेट नहीं होता है, तो पी आई यहां पर क्या हो जाएगा जीरो। और आप जानते हैं x इज इक्वल टू कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ प्लस पी आई ऑलरेडी जीरो है, तो x इज इक्वल टू सी एफ, जो सी एफ की वैल्यू है वो हमने लिख दी। बताइए यहां तक किसी को कोई क्लियर? x की वैल्यू हमने लिख दी है, लिख दी। देन उसके बाद अब y की टर्म में हम आंसर निकालेंगे। तो y की टर्म में कैसे निकालते हैं? जब इसको हम x के साथ डिफरेंशिएट, x को t के साथ डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे t के साथ तो क्या होगा dx अपॉन dt, क्या होगा आपके पास dx अपॉन dt। तो यहां पर आप देखिए दो टर्म है, या तो आप प्रोडक्ट रूल लगाइए, क्या लगाइए प्रोडक्ट रूल ही लगेगा। ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन और ये आपके पास पूरा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x और सेकंड टर्म एज इट इज। देन उसके बाद यहां पर अब यहां पर e की पावर x का देखिए, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, तो e की पावर x पहले मैंने इसका डेरिवेटिव किया है सेकंड वाली टर्म का। जैसे आप डेरिवेटिव करेंगे तो cos x का डेरिवेटिव sin x, तो x की जगह आपके पास क्या रूट tan t है और t का डेरिवेटिव क्या होता है 1। भाई इसका भी तो आप करेंगे रूट tan t का डेरिवेटिव क्या होगा 1, बचा आपके पास क्या रूट 10। तो ये आपके पास रूट 10 इस वजह से यहां पर आता है, ठीक है ना। डेरिवेटिव जिसका मैंने आपको बताया है इससे पहले, सबसे पहला लेक्चर हमारा बेसिक यही था, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, ठीक है। तो वो वहां से आप जाके देख सकते हैं। सेम ऐसे ही साइन का क्या होगा cos होगा cos hx, तो रूट tan t का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट 10। सेम ऐसे ही इसका डेरिवेटिव आप आपकी बार करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x मतलब e की पावर 3t, और 3t का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो t का डेरिवेटिव 1 और 3 आपके पास बच जाएगा। तो सेम, और ये वाली टर्म जो है आपके पास क्या है सेम। तो ये dx अपॉन dt। अब जहां पर dx अपॉन dt है ये आपके पास है, तो इस dx अपॉन dt की वैल्यू तो हमें पता ही है। सेम ऐसे ही अब यहां से क्या करें y की वैल्यू निकालते हैं। तो चाहे तो आप इस वाली इक्वेशन से, चाहे तो इस वाली इक्वेशन से किसी से भी y की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे आप y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू हमने यहां पर निकाल ली है। सॉल्व किया है ये हम, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जहां से रूट 10 जो था वो हमने कॉमन लिया है बस। देन उसके बाद कुछ नहीं किया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से 1 इक्वेशन से 2y हमने, मतलब y की वैल्यू है, और आप जानते हैं dx अपॉन dt की वैल्यू ये रही, तो ये वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी। देन उसके बाद माइनस के 3 और x की वैल्यू पीछे से, जो x की वैल्यू अभी हमने निकाली है वहां से। जैसे आप इसको वैल्यू को पुट कर देंगे तो सभी को इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये जो टर्म बची गई है वो हमने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। और ये जो आपके पास 2 था, इस 2 को इसके नीचे ले गए तो रूट 10 अपॉन 2 e की पावर 3t, और बाकी ये टर्म क्या है आपके पास सेम है, ठीक है। ये आपके पास क्या है सेम टर्म चल रही है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा y की टर्म में फाइनल आंसर, और ये आपके पास x की टर्म में फाइनल आंसर। अब बहुत से स्टूडेंट ये बोलेंगे सर यहाँ पर t की जगह 0 पुट करना है, क्वेश्चन में ही नहीं दिया। t की जगह आपको 0 पुट करना है, क्योंकि ना तो C1, जब भी तो हम C1 और C2 निकाल सकते थे तब कुछ वैल्यू दी होती, जब कुछ वैल्यू नहीं दी है तो वहां से कुछ भी आपको नहीं निकालना है। समझ में आया इतना? ओके, आ गया ना समझ में? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर लिख लीजिए, सेम सभी में यही करना है। देखिए यहां पर अब की बार आपको दिया है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, और जब t इज इक्वल टू 0 हो, t की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0 और x की वैल्यू भी 0। 2014-15 और ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जो इससे पहले 2 क्वेश्चन मैंने कराए, तो ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ऐसा नहीं है नहीं आए। तो सेम ऐसे ही सभी में क्या करना है, जहां पर d अपॉन dt है उसकी जगह कैपिटल D पुट करेंगे। जैसे आप पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे, इतना तो आप कर ही लेंगे भाई, कर लेंगे। सेम ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 आप बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे सर। देन उसके बाद यहां पर अब की बार मैंने x को डिलीट किया है। जब आप x को डिलीट करेंगे तो x में देखिए यहां पर d+5 है, लेकिन यहां पर नहीं है, तो d+5 से इस वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर आप देखेंगे
और तो कुछ है नहीं, ये और तो सर कुछ है नहीं, तो उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, सेम। जब दोनों का साइन सेम होता है तब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों इक्वेशन को। ठीक है, जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये डी साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस की, ये प्लस की है तो माइनस की, ये प्लस की है तो माइनस की, और यहां पर जीरो है ही। ठीक है, उसके बाद इस टर्म से ये टर्म क्या, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, इस टर्म से ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो ये आपके पास क्या है, ये आप देखिए माइनस के डी प्लस 5 डी प्लस 1 वाई माइनस के 2y इज इक्वल टू टी। ठीक है, क्लियर यहां तक कि हाँ सर इतना तो क्लियर है। देन उसके बाद माइनस हमने कॉमन लिया है, जैसे आप माइनस कॉमन लेंगे, माइनस को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो ये आपके पास, आप जानते हैं जो संख्या प्लस की है वो माइनस की हो जाती है, जो माइनस की है वो प्लस की हो जाती है। ठीक है, सेम ऐसे ही दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म हमने लिख ली, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ली है, ये आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसके रूट्स नहीं होंगे, जब रूट्स नहीं होंगे तब आपने श्री धनाचार्य फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने रूट्स निकाल लिए हैं, और ये आप पहले ही क्वेश्चन नंबर 2 में निकाल चुके हैं। तो यही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग CF आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब क्या सर यहां पर CF तो हमने निकाल लिया, क्या सर यहां पर आप क्या निकालेंगे सर, पीआई यहां पर 0 होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए यहां पर एक इक्वेशन में क्या दे रखा है, टी दे रखा है। क्योंकि इस इक्वेशन में अगर 0 होता तब एक बात अलग थी, तब पीआई 0 हो जाता, लेकिन यहां पर क्या दे रखा है, टी है, तो यहां पर पीआई 0 नहीं होगा। ठीक है ना, तो पीआई को कैलकुलेट करने के लिए अब आपको क्या फॉर्मूला, पीआई। ठीक है, तो पीआई के लिए हमने, तो जो टर्म आपके पास जो इक्वेशन बनी थी वो हमने लिख ली, माइनस के टी आपने लिख लिया। ठीक है, और आप जानते हैं ये क्या होता है, 7 नीचे से कॉमन ले लेंगे, नीचे से क्या ले लेंगे, 7 कॉमन लेंगे, तो 7 कॉमन ले लेंगे तो यहां पर 1 बचेगा, तो 1 प्लस इस पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, दोनों के नीचे 7 आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा। भाई ये आपके पास क्या होगा, कुछ इस टाइप से मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अगर आप 1 अपॉन ये मैंने 7 कॉमन लिया, तो ये आपके पास क्या बचेगा, डी स्क्वायर अपॉन 7 प्लस 6d अपॉन 7 और प्लस के 1, ये आपके पास होगा। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, t, क्योंकि माइनस का मैंने पहले लिख दिया, तो 1 अपॉन 7 माइनस के, और ये आपके पास ऊपर ले जाऊंगा तो 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस के 6d अपॉन 7, दोनों की टर्म में लिख दिया, ऊपर -1, और t आपके पास है। इस t की मल्टीप्लाई इसके अंदर कर देते हैं, इस t की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, अगर आपको प्रीवियस केसेस याद हैं हमारे पीआई के। ठीक है, तो सेम ऐसे ही मैंने यहां पर कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे, जैसे आप d का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। ये आपके पास, जैसे आपके पास ये डी स्क्वायर अपॉन 7, डी स्क्वायर का अपॉन 7 का मतलब है कि यहां पर आपको डिफरेंशिएट करना है। जैसे आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो d का क्या हो जाएगा 1, और d का अगेन क्या हो जाएगा 1, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 6d अपॉन 7, 6d अपॉन 7 ये आपके पास हो जाएगा, और t सेम ऐसे चलेगा। इस t की मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे, इस t की मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे। ठीक है, और t का डेरिवेटिव 1 टाइम्स करेंगे हम, तो ये आपके पास 6 अपॉन 7 हो जाएगा। भाई इस d का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, d का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। तो यहां से पी आपके पास आ जाएगा, और आप जानते हैं y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, तो y की वैल्यू जो भी है CF हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, और PI ये आपके पास है, तो ये हमने लिख लिया। अगर अब यहां पर आपको करना क्या है, dy, भाई dy अपॉन dt आपको निकालना है, तो dy अपॉन dt, तो सेम ऐसे ही पहले फर्स्ट फंक्शन का करेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और ये आपके पास क्या है, पूरा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, तो यहां पर फर्स्ट फंक्शन को हमने एज इट इज लिख रखा है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज है e की पावर x। सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे, देन उसके बाद फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है यहाँ पर, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन एज इट इज, और यहाँ पर भी इसका डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ये अंदर जाएगा, तो माइनस के 1 अपॉन 7 बचेगा, क्योंकि और ये जो इसके साथ जाएगा 6 अपॉन
सात सात 49, तो आप जानते हैं उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये लिखा नहीं जाएगा। ठीक है ना, बहुत से स्टूडेंट ये सोचेंगे सर इसका डेरिवेटिव कैसे क्यों नहीं किया, तो वो लिखा नहीं जाता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो सेम आपके पास dy अपॉन dt, यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू, तो dy अपॉन dt की वैल्यू ये आपके पास है, और y की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो ये y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ये जो वाली टर्म है, तो सेम आप टर्म लिख लेंगे, ये आपके पास x की टर्म इक्वेशन नंबर 4, और वहां पे आप कंडीशन पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, जहां पर t है उसकी जगह भी 0 और x इज इक्वल टू 0, तो यहां पर x इज इक्वल टू 0 आप पुट करेंगे सेम, और जहां पर t है, t की जगह आप 0, तो इसकी जगह e की पावर 0 की जगह 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और यहां पर आप t की जगह ये 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 पूरी 0, और यहां पर 0 cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो √2 आपके पास ये आपके पास बच जाए, ये पूरी cos 0 की वैल्यू 0। ठीक है, सेम ऐसे यहां पर e की पावर ये आपके पास क्या बचेगा, 2 बचेगा, और सेम ऐसे यहां पर आप पुट करेंगे, यहां पर 0 पुट करेंगे, तो t की वैल्यू cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो c1 आपके पास बचेगा, ये रहा c1, और सेम ऐसे यहां पर अब आपके पास क्या बचेगा, सेम ऐसे ही साइन 0 की वैल्यू 0, और यहां पर आप t की वैल्यू 0, 1/149, 6 अपॉन, यहां पर ये आपके पास क्या आएगा, 6/49 आएगा। ठीक है ना, तो ये आपके पास C1 की वैल्यू आपके पास आ जाती है। ठीक है, सेम ऐसे ही इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से ये हमने C1 की वैल्यू निकाली है, और जैसे आप इक्वेशन नंबर 3 और 4 से जब C1 की वैल्यू निकालेंगे तो C2 की वैल्यू आपके पास आ जाती है। आप देख लीजिए, क्योंकि आप x की जगह यहाँ पर t पुट करेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x की जगह जैसे आप इसमें पुट करेंगे, और सेम ऐसे यहाँ पर y की जगह कहां पर, y की जगह इसमें, तो 6/7, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ये y की है, ये आपके पास किसकी है, y की है, ये y की है, जब आपने y में पुट किया है। सेम ऐसे ही जब आप इसमें y की, जब आप x की जगह यहां पर पुट करेंगे, तो ये आपके पास C1 इज इक्वल टू माइनस के 6/7 बचेगा। ठीक है ना, तो ये आपके पास C1 की वैल्यू आ जाती है, और ये आपके पास C2 की वैल्यू आ जाती है, दोनों वैल्यू आ जाती हैं। ठीक है ना, ओके, इतना क्लियर। और यहां से आप जब दोनों वैल्यू को C1 और C2 की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो y की जगह और x की जगह जो भी इक्वेशन है C1 और C2 की वैल्यू यहां पर आप पुट कर देंगे, तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, थोड़ा एक दो क्वेश्चन और है, देन उसके बाद फिनिश करेंगे, एक दो क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। यहां पर आप देखिए, यहां पर CF क्या होगा, CF आप निकाल चुके हैं, CF आप निकाल लीजिए, मैं PI आपको बता रहा हूं डायरेक्ट, PI, क्योंकि बाकी सभी स्टेप CF तक सेम है सभी क्वेश्चन में, बस जो जहां पर स्टूडेंट रुकता है वो PI की केसेस में, क्योंकि जिसने साइन और कॉस का हमारे प्रीवियस लेक्चर देख रहे होंगे केसेस के, तो वो इन क्वेश्चन को इजीली कर लेगा, क्वेश्चन को इजीली कर लेगा। ठीक है ना, तो साइन है और यहां पर क्या है, कॉस, तो साइन और कॉस के PI केसेस क्या हैं वो हमने ऑलरेडी डाल रखे हैं, तो वो वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो पहली इक्वेशन में वही d/dt की जगह कैपिटल D पुट करेंगे, तो जैसे आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास बना लेंगे। तो सेम यहां से अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में d स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम ऐसे इक्वेशन नंबर जैसे आप d स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस y से ये जो आपके पास y है, भाई ये भी y है, d स्क्वायर और ये भी y है, तो दोनों y वाली टर्म क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x वाली बचेंगी, d की पावर 4x में, ये दोनों मैंने टर्म लिख ली है, जो भी टर्म आपके पास बच जाती है वो मैंने लिख ली, यहाँ पर लिख ली। देन उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, तो d इज इक्वल टू m और x इज इक्वल टू 1। जब आप
पुट करेंगे तो m की पावर 4 माइनस 1, अगेन फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर आप स्क्वायर कर सकते हैं, जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 0, तो एक बार एम स्क्वायर माइनस के 1 स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगेन फॉर्मूला लगेगा, तो एम की वैल्यू 1 और -1 और प्लस माइनस के आई आपके पास, तो 4 रूट आएंगे। जब 4 रूट आते हैं तो सी एफ का फॉर्मूला आप जानते हैं, तो सी एफ का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये आपने लिख लेंगे। और इधर आपके पास क्या चलेगा, पी आई के केसेस यहां पर मैंने लिखेंगे, तो पी आई मैंने यहां पर लिख लिया, साइन को अलग कर लेंगे, कॉस को अलग कर लेंगे, ठीक है। तो सेम यहां पर पहले डेरिवेटिव करेंगे, जैसे ही यहां पर क्या करेंगे डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव डी की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4d की पावर 3, भाई x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4x की पावर 3 हो गया, और -1 का डेरिवेटिव 0, साइन x का डेरिवेटिव, साइन t का डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव, भाई आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, 3 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, भाई 3 बार ही तो करना पड़ेगा। साइन t का डेरिवेटिव क्या होगा, cos t, साइन t का cos t, फिर cos t का माइनस के साइन t का फिर अगेन, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपको d के रेस्पेक्ट के जितनी पावर 1/d का मतलब क्या होता है वही, ठीक है। तो यहां पर आप कर लेंगे डेरिवेटिव, जैसे आप डेरिवेटिव करेंगे तो d की जगह जैसे आप पुट करेंगे तो माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस की कॉस टी और प्लस के साइन टी, ये आपके पास बच जाएगा, ठीक है। और x की जगह जो भी आपके पास x था, तो x मतलब x क्या है, सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ की ये वैल्यू है और पी आई की ये वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू हमने लिख ली। सेम ऐसे ही d का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव dx अपॉन dt, इस d का मतलब क्या है, dx अपॉन dt, दोनों को डेरिवेटिव करेंगे, जैसे ही आप डेरिवेटिव करेंगे फिर अगेन डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे डी स्क्वायर है, तो अगेन डेरिवेटिव 2 बार डेरिवेटिव होगा, तो यहां पर डी स्क्वायर का मतलब है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, तो 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, जब आप डेरिवेटिव कर देंगे तो ये आपके पास डेरिवेटिव हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू, यहां से y की वैल्यू आप निकाल लेंगे, चाहे यहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे ही y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास हो जाएगी, और यहाँ पर डी स्क्वायर की जो भी वैल्यू है, जैसे ये है पूरी टर्म को यहाँ पर आप लिख देंगे, तो y बराबर ये आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि जो पीछे हमने क्वेश्चन कराए हैं सेम ऐसा ही है, 2013-14 में पूछा गया है। एक बार सॉल्यूशन में बता देता हूं जल्दी, इक्वेशन को बनाएंगे, दोनों इक्वेशन को बनाएंगे, बना ली दोनों इक्वेशन, d अपॉन डी टी की जगह कैपिटल D पुट करेंगे, तो कैपिटल D की जगह x कॉमन ले देंगे, भाई यहां से कॉमन, तो कॉमन लेके इक्वेशन नंबर 1, सेम ऐसे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 को भी बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने y है, इसको देखिए यहाँ पर d प्लस 3 है, तो d प्लस 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, यहाँ पर 8 नहीं है तो इसमें 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, तो दोनों को कैंसिल आउट, फिर जो टर्म बच जाती है वो हम लिख लेंगे। देन उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद रूट्स फाइंड आउट करेंगे, और फाइंड आउट करने के बाद सी एफ वैल्यू निकालेंगे, और पी आई यहाँ पर 0 रहेगा, तो एक्स इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सेम ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से ये आपके पास है, इक्वेशन नंबर 1 से, तो यहां पर से आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे तो dx अपॉन dt, अब dx अपॉन dt, तो x बराबर क्या आया था, ये आपके पास x बराबर था, तो यहां से dx अपॉन dt, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास डिफरेंशिएट हो जाएगा। भाई dx अपॉन dt की जगह डिफरेंशिएट करके यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, माइनस के 3, x की जो भी वैल्यू थी, x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू भी यही थी आपके पास, तो x की वैल्यू ये थी, तो x की वैल्यू यही आपको ये पुट कर देंगे, x की वैल्यू ये हमने पुट कर दी, सॉल्व करेंगे और इस 8 को इधर लेकर आएंगे नीचे, और यू विल बी सॉल्व इजीली, क्योंकि इस 4 से ही इस 8 को काटेंगे तो 1/2 को मैंने 0.5 लिखा है, ठीक है। सेम ऐसे ही 1/4 को हम किसकी 0.25 की फॉर्म में मैंने लिख दिया। बाउंड्री कंडीशन, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दे रखी है, बाउंड्री कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, t की जगह 0
और x की जगह 6, y t की जगह 0 और y की जगह 2। जैसे ही आप x की जो भी x की वैल्यू टर्म है, x वाली टर्म ये है आपके पास, x वाली टर्म ये है, x की जगह 6 पुट करना है और t की जगह 0। तो c1 प्लस c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, और यहाँ पर आप देखिए c1 प्लस c2 की वैल्यू कितनी हो गई 6। सेम ऐसे ही यहाँ पर y की वैल्यू -2, तो इसमें आपको y की वैल्यू -2 रखनी है, y की वैल्यू -2, और यहाँ पर आप 0 पुट करेंगे t की जगह। जैसे आप 0 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को 5 और 6 को, तो c1 बराबर 2, c2 बराबर 4। तो दोनों वैल्यू c1 और c2 की वैल्यू आ गई है, तो x में भी पुट करिए और y में भी पुट करिए और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अगर e की पावर x का डेरिवेटिव आप e की पावर x का केसेस हमने आपको पढ़ाया है, सेम ऐसे ही sin 2x का भी केसेस हमने आपको पढ़ाया है, उसी के ऊपर पूरा बेस क्वेश्चन है। ठीक है, करें स्टार्ट करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 21-22 में, लेटेस्ट ही क्वेश्चन है पूछा गया। तो सेम ऐसे ही वहां तक तो आप कर ही लेंगे, एक बार देख लीजिए, वही है सेम जो ऑक्सिलरी इक्वेशन तक बनाते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनने के बाद CF आप कैलकुलेट करेंगे और PI अब आपको निकालना है। तो PI 1/f ऑफ डी होता है, f ऑफ डी होता है e की पावर x। तो e की पावर x मतलब 4e की पावर t आपके पास आ गया। ठीक है, माइनस के सेम ऐसे ही यहां पर आपके पास क्या आएगा 2 cos 2t आपके पास आया है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करेंगे भाई, e की पावर t है, इस t की जगह जहां पर d की पावर 4 है, इस d की जगह 1 पुट करेंगे भाई। 1 ये आपके पास e की पावर t है तो -1 है, तो -1 की जगह 4, यहाँ पर d की पावर 4 की जगह -1 का 1 की पावर 4 करेंगे, -1 की पावर 4 क्या होता है ना 1, और -1 का स्क्वायर 1 और प्लस के 9। सेम ऐसे यहाँ पर आप पुट करेंगे, तो यहाँ पर आप पुट क्या करेंगे 2 पुट करेंगे। तो 2 आप जैसे पुट करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आपके पास आ जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर cos 2t। तो सेम ऐसे यहाँ पर आपको करना क्या है, ये आपके पास 10 और 9 19 और 20, 4 से 20 को काटेंगे 1/5 आपके पास आएगा, e की पावर t सेम रहेगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या बचेगा माइनस के 15, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2/15, क्योंकि ये भी 2 है तो 2/15 cos 2t आपके पास आ जाएगा PI आपके पास आया। तो x इज इक्वल टू CF प्लस PI, तो x इज इक्वल टू CF ये निकाल चुके हैं और PI अभी ये आपके पास आया है, तो x इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3। अब ये तो हमने निकाल लिया, अब इस क्वेश्चन में आती बात क्या है कि एक टाइप से और ये क्वेश्चन हो सकता है। सेम यहां पर क्या होगा, अब की बार यहां पर हमने साइन लिया, तो सेम अब की बार यहां पर क्या होगा, ये आपके पास है अगेन ऑपरेटिंग इक्वेशन नंबर 1 4d की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगेन सेम ऐसे ही, और उन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद ये आपके पास आता है। तो यहां पर CF प्लस PI, तो यहां पर sin 2t है, यहाँ पर क्या है sin 2t की जगह आपको करना क्या है, बस यहाँ पर उस इक्वेशन में क्या था 2 था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो यहाँ पर 2 नहीं है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी इक्वेशन सेम रहेगी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया है, सेम ऐसे ही है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू CF प्लस PI ये आपके पास आ जाएगा, x इज इक्वल टू CF ये आपके पास है, PI ये हमने कैलकुलेट कर लिया। सेम ऐसे ही पीछे आप देखेंगे ये इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम है, दोनों माइनस के 1/5 सेम है। तो सेम उसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो ये भी आपके पास क्या है सेम, बस वहां पर cos था, यहां पर क्या है sin 2t है, sin 2t, और यहां पर जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस के 15 बचेंगे, माइनस माइनस क्या बचेंगे प्लस के 15। तो ये आपके पास PI आया है, या वही आपके पास PI आया है, तो CF प्लस PI आप लिख देंगे। ठीक है ना, और ये आपके पास DPP है। इस क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को आप ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम में मैसेज आप कर देंगे, या फिर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रखा है तो वो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यहाँ से आपके 7 नंबर पक्के हो जाते हैं। ठीक है, इनमें से ही क्वेश्चन आएगा, डिजिट चेंज हो सकती है बट क्वेश्चन को करने का तरीका सेम रहेगा। ठीक है ना, ओके।
ओके, तो अब हम मिलते हैं लेक्चर नंबर 9 में। लेक्चर नंबर 9 में जो भी नेक्स्ट टॉपिक्स है वो हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 में। थैंक यू।